नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। आज यूपीए ने, इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो संविधानविद हैं, जो कानून को समझते हैं, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कई अहम फैसले दिए। उनका मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होना है, जो मूलतः राजनीति में रहे और उन्होंने कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका भी संभाली। तो ये मुकाबला तय है। दोनों दक्षिण के हैं। दक्षिण के दो उम्मीदवारों के बीच की भिड़ंत की बात कही जा रही है। लेकिन मेरा ध्यान आज एक दूसरी बात पे गया। जैसे ही रेड्डी साहब का नाम सामने आया, जैसे ही जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार बताने का काम पूरा हुआ, बीजेपी और एनडीए से जुड़े लोगों ने अचानक एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया, बताते हुए कि सुदर्शन रेड्डी पहले कैसे कांग्रेस के स्टूज रहे हैं, कैसे उन्होंने कांग्रेस के फेवर में फैसले दिए हैं और कैसे कांग्रेस उनका नाम लेकर एक तरह का पाखंड कर रही है। इसके 2-3 तर्क दिलचस्प उन्होंने दिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब पिछले चीफ जस्टिस को राज्यसभा में भेजा गया था तो कांग्रेस बोल रही थी कि ये जुडिशरी के राजनीतिकरण की कोशिश है, जो जज हैं उनको एक तरह का प्रलोभन देने की कोशिश है कि जब आप पद से हटेंगे तो आपको उससे बेहतर पद मिलेगा। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया सुदर्शन रेड्डी पे भी लागू होता है? सुदर्शन रेड्डी को रिटायर हुए कई साल गुजर गए। ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले वो रिटायर हुए और अचानक उनको ये ओहदा मिल गया। आज जब उनका नाम सामने आया तो मीडिया वालों को सर्च करना पड़ा कि ये बी सुदर्शन रेड्डी कौन हैं और उनकी तस्वीर कहाँ से मिलेगी। इत्तेफाक से मिलती चली गई, सूचना का युग है, सब मिल जाता है। और उसके बाद प्रचार की वो सामग्री भी मिली। प्रचार की सामग्री में ये भी शामिल था कि 2013 में जब वो गोवा के लोकायुक्त बनाए गए तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उनके फैसलों को लेकर उनकी राय बताई जा रही है। जैसे बताया जा रहा है कि वो माओवाद के प्रति हमदर्द हैं। माओवाद को जो देश का दुश्मन बताया जाता है उसको उनकी हमदर्दी मिली हुई है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि उन्होंने सलवा जुड़ूम जैसे संगठन पे प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था। क्या वो फैसला किसी संवैधानिक कानून के परे था? क्या वो कानूनों के तहत किया गया फैसला नहीं था? क्या एक ऐसे संगठन को हिंसक कार्रवाई की इजाज़त दी जा सकती है जिसका न सरकार से न पुलिस प्रशासन से कोई वास्ता है? माओवाद अच्छा हो या बुरा हो, उसके सफाये के नाम पे क्या कुछ लोगों को, कुछ हथियारबंद लोगों को ये खुली छूट मिल सकती है? फिर बिहार की उन सेनाओं का आप क्या करते जो पिछड़ों को मारने निकली थी, या उन सेनाओं को जो अगड़ों को मारने निकली थी? ये संविधानेतर ताकतें हैं जिनको रोककर जस्टिस रेड्डी ने सही काम किया, लेकिन इसको उनको हमदर्द दिखाया जा रहा है इसके आधार पे कि वो माओवादियों के हमदर्द थे, जो बहुत बुरी बात है। जैसे माओवाद के वैचारिक पक्ष को छोड़ दें, उसकी हिंसा को छोड़ दें, आखिर ये लोग माओवादी बनते क्यों हैं? वो इस देश के नागरिक हैं। उनको भी कभी स्कूल जाने का मौका मिला कि नहीं मिला हम नहीं जानते। खैर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं इस मूल मुद्दे पे रख रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो कायदे से बहुत संयम से लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रतिष्ठा के सबसे बड़े 2 चुनावों में है। उपराष्ट्रपति के बाद इस देश का उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बाद इस देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उस पद के चुनाव में आम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। इस पद के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के लोग हिस्सा लेते हैं। तो इस चुनाव की गरिमा रखी जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही एक नाम आया और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चली और लगभग आधारहीन आधारों पे चली, यानी उनके फैसलों को आधार बनाया गया। जैसे अब सब याद कर रहे हैं कि नर्मदा को लेकर उनका फैसला था कि वो पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ठीक है कि नर्मदा का बांध बने, लेकिन जो विस्थापित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
इसमें क्या गलत था? लेकिन ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे वो विकास के विरोधी रहे। इसी तरह रामदेव ने 2005 में जब रामलीला मैदान में रैली की थी और जिस पर पुलिस एक्शन हुआ था और रामदेव दिलचस्प ढंग से भागने की कोशिश करते गिरफ्तार हुए थे, उस पे भी जिस बेंच ने सवाल खड़ा किया था, जस्टिस रेड्डी उसके सदस्य थे। इतने भर से मतलब उन पे उंगलियां उठ रही हैं, जबकि तथ्य ये है कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई की वकालत नहीं की, उसकी सख्त निंदा की, कहा कि पुलिस को इस तरह की अति का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने, उस बेंच ने उस पर जांच भी बिठाई थी। लेकिन सुदर्शन रेड्डी ने गलत किया या सही, वो तो एक अलग बात है। उपराष्ट्रपति चुनाव को क्या ऐसी कीचड़ उछाल राजनीति के बीच होना चाहिए? इस सवाल से कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको गुजरना होगा, खासतौर पे एनडीए के घटक दलों को, क्योंकि ये सवाल आ गया है। जस्टिस रेड्डी बड़े संयम से ये कह रहे हैं कि उनको दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई में न उतारा जाए, उनके लिए देश प्रथम है, वो पहले भी भारतीय और अंत तक भारतीय हैं, और इसी नाते इस पूरे देश को देखना चाहिए, इस पूरी उम्मीदवारी को देखना चाहिए। वो सभी दलों से अपनी उम्मीदवारी की वकालत, अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। ये उनका संयमित रुख है। लेकिन अब इस मुद्दे पे विपक्ष ने जिस वैचारिक लड़ाई की बात की है, वो उस वैचारिक लड़ाई का तकाजा है कि संसद में वोटों के मामले में एनडीए से पिछड़ने के बावजूद वो अधिकतम मत दिलाने की अपने उम्मीदवार को कोशिश करे। इसका एक राजनीतिक पहलू ये है कि इस मामले में विपक्ष की एकता भी एक बार प्रदर्शित होने का मौका मिलेगा बिहार चुनाव से पहले। ये देखा जाएगा कि क्या अहम मुद्दों पे विपक्ष एक हो सकता है या नहीं। तो राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की एक और कसौटी है। याद कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की एक और कसौटी है। तो याद कर सकते हैं कि ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है, ये सारी बातें ऐसे समय हो रही हैं जब बिहार में SIR को लेकर लगभग घमासान छिड़ा हुआ है। इसमें चुनाव आयोग भी एक पार्टी बन चुका है और 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लगता रहा जैसे वो चुनाव आयोग का नहीं, एक पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पे लिया। उधर राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयुक्तों को निशाने पे लिए हुए हैं। बिहार में उनकी वोट अधिकार रैली चल रही है। अब ये लड़ाई विपक्ष के लिए राजनीतिक घमासान जो है, ये वजूद की लड़ाई है। अगर अब मामला 65 करोड़ वोटों का, 65 लाख वोटों का नहीं रह गया है, अब मामला 35 लाख वोटों का नहीं रह गया है, अब मामला 7.5 करोड़ बिहार के वोटरों को इस बात के लिए कन्विंस करने का हो गया है कि बिहार के गरीब गुरबों को, बिहार के कमज़ोर लोगों को, बिहार के अल्पसंख्यकों और वैसे लोगों को जो साधन संपन्न नहीं हैं, उनको वोटर लिस्ट से उनके नाम एक प्रक्रिया के तहत काटे जा रहे हैं। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं, अगर वो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन नहीं देते हैं, तो ये एक बड़ी राजनीतिक पराजय होगी। इसलिए ये लड़ाई उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर SIR तक के घमासान की, जो बिहार चुनाव तक जाएगा, विपक्ष को बिल्कुल एकजुट होकर लड़नी होगी। जनता को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो अपने मुद्दों को लेके बिल्कुल संजीदा है और वो अपने वादों पे अमल करने वाली है। वो इस देश को जो निजी कीचड़ उछाल राजनीति है, उससे, सांप्रदायिकता की राजनीति से, भावनात्मक उफान की राजनीति से और वोट काटने की राजनीति से निजात दिलाने का काम करेगी। ये एक बड़ी लड़ाई है, एक मुश्किल लड़ाई है, जिससे कांग्रेस को पार पाना होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं और कोशिश करें कि अपनी राय भी दें। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा आपका संवाद और मजबूत होगा। धन्यवाद।